जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से परिवार में जिसका नाम गोयल एजुकेशन क्लासेस है। आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हम एक बहुत ही शानदार आज टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था, जो 12th क्लास का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें हम सिर्फ पढ़ाने वाले वन शॉट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखने को मिलेगा। चलिए, इसमें सबसे पहली बात कि इस जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है ठोस अवस्था। कौन अवस्था? ठोस अवस्था। इसमें ठोस अवस्था होता है जो ये किसी का टाइप होता है, प्रकार होता है। इसमें किसका प्रकार है? तो पदार्थ का। पदार्थ को आप लोग जानते होंगे। पदार्थ जो होता है संसार की वह सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो जगह घेरता हो, तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, वो सब क्या रहेगा? पदार्थ रहेगा। संसार की वह सारी वस्तु जिसमें भार हो, जो जगह घेरता है तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के हम जो अवस्था होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा? कितनी अवस्था? 3 अवस्था, जिसमें से एक अवस्था हम लोग का जो पढ़ रहे हैं अभी, जिसका पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। इसमें हम लोग सबसे पहले बात कि जानेंगे ठोस के बारे में कि आखिर ठोस होता है क्या होता। ठोस जिसका आकार एवं आयतन को जो निश्चित हो, जिसका आकार एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। इसका आकार एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। या तो और भी बोल सकते हैं इसका परिभाषा कि वैसा पदार्थ जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्रव या गैस में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखिए, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला के नाम है क्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा के नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला के नाम है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा का नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तो वैसा ठोस जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे में नमक, हीरा, ग्रेफाइट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक आपको पूछेगा कि नमक का संरचना कैसे होता है, तो नमक का संरचना कैसे होता है? रैखिक। कैसा होता है? रैखिक। हीरा का संरचना कैसा होता है? चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है? पृष्ठकोणीय। कैसा होता है? पृष्ठकोणीय। कैसा होता है? पृष्ठकोणीय। ये हो गया हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसका अभी अनिश्चित क्रम में, कौन क्रम में टूटेगा जी? अनिश्चित क्रम में टूटेगा। कौन क्रम में? अनिश्चित क्रम में। अनिश्चित क्रम में टूटकर अनिश्चित आकृति का निर्माण करता है। इसमें बताइए कि आप कांच को तोड़ेंगे, कांच, प्लास्टिक, रबड़, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। इधर देखिए, ध्यान दीजिए जरा सा। क्रिस्टलीय को हम रावादार ठोस के नाम से जानते हैं। कौन ठोस? रावादार, या तो इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। कौन ठोस कहा जाता है? वास्तविक ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरावादार ठोस कहा जाता है। रबरदार ठोस। बेरावादार ठोस के या तो इसे काल्पनिक ठोस भी कहा जाता है। कौन ठोस कहा जाता है? काल्पनिक ठोस। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आपको पीडीएफ हमको जी कर दे, उपलब्ध करा दे। तो इसे बेरावादार या तो काल्पनिक ठोस के नाम से जानते हैं। चलिए, ये दोनों में आगे हम लोग देखते हैं अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। बताइए बाबू, पहला अंतर क्या हो जाएगा? पहला अंतर होगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना, वो निश्चित क्रम में टूटता है। कौन क्रम में? निश्चित क्रम। और ये होता है जो अनिश्चित क्रम में टूटता है। कौन क्रम में? अनिश्चित क्रम में। क्रिस्टलीय होता है ना, जिसे हम वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं, और इसे काल्पनिक ठोस के नाम से जानते हैं। काल्पनिक ठोस के नाम से जानते हैं। जो क्रिस्टलीय होता है ना, उसका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है, और इसका आकार कुछ होता है? अनिश्चित होता है। जो क्रिस्टलीय होता है उसका प्लेट समतल नहीं होता, समतल नहीं होता। और अक्रिस्टलीय का प्लेट कैसा होता है जी? समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। तो ये हो गया हम लोग के क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसका निश्चित होता है, इसका निश्चित होता है। वास्तविक ठोस, काल्पनिक ठोस, इसका आकार निश्चित, आयतन आकार निश्चित, इसका आकार अनिश्चित होता है। समतल नहीं होता, ये समतल नहीं होता। और हम लोग देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला के जो नाम है उसका नाम है आयनन क्रिस्टल, या इसी को बोलते हैं आयन क्रिस्टल के नाम से क्रिस्टल। दूसरा के नाम है सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल। और तीसरा के नाम है धातुई क्रिस्टल। कौन क्रिस्टल? धातुई क्रिस्टल। और अगला के नाम है आणविक क्रिस्टल। देखिए, क्रिस्टलीय का कितना प्रकार? 4 प्रकार। पहलका का नाम है आयन क्रिस्टल या आयनन क्रिस्टल के नाम से, दूसरका का सहसंयोजक, तीसरका का धातुई क्रिस्टल, और चौथा का नाम है आणविक क्रिस्टल। इसमें हम लोग देखेंगे कि आयन क्रिस्टल होता है जिसका निर्माण आयन से होता है। कौन से होता है? आयन से। हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार से यौगिक, धन आयन और ऋण आयन। एग्जाम्पल में हो जाएगा NCl, MgCl, हाँ तो AgNO2, माने जिसका निर्माण आयन से होता है। अब कहिएगा कि पूरा डीपली में लेकर चलिए सर, अभी हम लोग ओवन शॉट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ओवन शॉट में उतना डीपली हम नहीं जा पाएंगे। चलिए इधर देखिए, तो ओवन शॉट में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस जिसका धन और ऋण आयन उपस्थित हो, जिसे हम कौन कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें क्या उपस्थित हो? आयन उपस्थित। चलिए, दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल, जिसका निर्माण संयोजी विधि के द्वारा होता है। कौन विधि के द्वारा? संयोजी विधि के द्वारा। उसे हम बोलेंगे कौन क्रिस्टल के नाम से? सहसंयोजक क्रिस्टल के नाम से जानेंगे। इसका निर्माण कौन विधि से होता है? संयोजी विधि से होता है। उसे हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक। जैसे हम इसमें चल जाएगा हीरा, चल जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। पूछता है कि निम्न में से किसमें सहसंयोजक नहीं पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में। विद्युत, इसमें जो यौगिक बनता है क्रिस्टल में, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब विद्युत का जो होता है सुचालक होता है। धातुई क्रिस्टल, इसका निर्माण धातु द्वारा होता है। किसके द्वारा? धातु द्वारा। जैसे सोडियम हो गया, Zn हो गया, Mg हो गया। आणविक क्रिस्टल, जिसका निर्माण अणु के द्वारा, वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण अणु के द्वारा होता है, जैसे में CO2 हो गया, मार्क्स गैस हो गया, है ना, आंसू हो गया। ये सब किसके द्वारा?
आणविक क्रिस्टल के द्वारा, वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण अणु के द्वारा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आणविक क्रिस्टल बोलते हैं। ये था हम लोग का क्रिस्टलीय का कुछ ही प्रकार। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें हम जानेंगे जालक संरचना। कौन संरचना, जालक संरचना। आखिर जालक संरचना कहते हैं किसे, सुनिए। किसी भी क्रिस्टल को त्रिविमीय रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे जालक क्रिस्टल कहते हैं। माने कोई भी क्रिस्टल है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए और लाने में जो संरचना का निर्माण हुआ उसे हम क्या कहेंगे, जालक संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे, जालक संरचना। इसे जालक संरचना हम लोग बना सकते हैं, या तो दो क्रिस्टल के सहायता से बना सकते हैं, या तो एक क्रिस्टल के सहायता से बना सकते हैं। चलिए, ये हो गया हम लोग का कुछ जालक संरचना, जिसको हम बोलते हैं लेलिसियस स्ट्रक्चर के नाम से। क्या बोलते हैं, लेलिसियस स्ट्रक्चर के नाम से बोलते हैं। ये हम लोग का कौन संरचना, जालक संरचना। इसी में आता है जालक बिंदु। जहां जहां जालक का अवयव रहेगा, जहां जहां मुड़ेगा, वहां वहां क्या उपस्थित रहेगा, जालक बिंदु रहेगा। तो ये सब अवयवी कण है बाबू। कौन कण है, अवयव कण। कौन कण, और अवयव कण को ही हम बोलते हैं जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। अवयव कण को ही क्या बोलते हैं, जालक बिंदु के नाम से जानते हैं हम लोग। तो जालक संरचना में उपस्थित अवयव कण को जालक बिंदु कहते हैं। जालक संरचना किसी भी क्रिस्टल को त्रिविमीय रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में जिस संरचना का निर्माण होता है उसे जालक संरचना कहते हैं। कौन संरचना कहते हैं, जालक संरचना। जालक संरचना में हम लोग जानेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है जिसको हम बोलते हैं जालक बिंदु के नाम से। जालक संरचना में जो अवयवी कण होगा उसको जालक बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इकाई सेल। कौन सेल, इकाई सेल। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल के नाम से। कौन सेल के नाम से, यूनिट सेल के नाम से। तो जो जालक संरचना में, यह जालक संरचना का सबसे छोटा भाग होता है। कौन भाग होता है बाबू, सबसे छोटा भाग। जालक संरचना का कौन भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं इकाई सेल। तो सेल का वह सबसे छोटा भाग जो पुनरावृत्ति जालक संरचना का निर्माण करता है। माने कई छोटे छोटे इकाई से मिलकर एक जालक संरचना का निर्माण करता है। उसी का निर्माण करता है जालक संरचना का। जालक संरचना हम लोग देख लेंगे, फिगर कैसे बनाएंगे जो। चलिए देखिए, ये हम लोग का हो गया कौन सा रचना, जालक संरचना। हम लोग बोले कि किसी भी क्रिस्टल को त्रिविमीय रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जिस संरचना का निर्माण होता है उसे जालक संरचना कहते हैं। इकाई सेल क्या है, तो सेल का वह सबसे छोटा भाग जो पुनरावृत्ति जालक संरचना का निर्माण करता है उसे हम कौन सी बोल देंगे, इकाई सेल। और जो इकाई सेल होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला के नाम है सरल घनीय इकाई सेल। दूसरा के नाम है सरल घनीय इकाई सेल। दूसरा का नाम है पिंड घनीय इकाई सेल। और तीसरा का नाम है
फलक घनीय इकाई सेल। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला के सरल घनीय इकाई सेल, दूसरा के पिंड घनीय इकाई सेल, तीसरा के फलक घनीय इकाई सेल। यहाँ से प्रश्न करता है कि सरल घनीय इकाई सेल क्या है। तो सरल घनीय इकाई सेल देखिएगा ना, उसमें परमाणु होगा, वो सिर्फ कोना पर रहेगा। किस पर रहेगा? कोना पर। सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु आप देखिएगा ना, तो कहाँ रहेगा? कोना पर रहेगा। इसका कोना है, ये भी कोना है, ये भी कोना है, ये भी कोना है, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया। इसको बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल। अब पूछेगा कि सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु की संख्या होता है केगो? एगो। ताकि इसमें देखिए एक कोना पर पूछेगा तो 1/8 है। टोटल कोना गिनिएगा ना, तो इसमें केगो रहेगा? 8। 8 से 8 खत्म करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का? 1 बचेगा। तो पूछेगा कि सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना? एगो। कितना? एगो। दूसरा इसमें फलक पिंड घनीय इकाई सेल, तो वायगसा इकाई सेल जिसमें उपस्थित अभिकरण फलक पर तो रहबे करेगा, फलक पर रहेगा, फलक के अलावा केंद्र पर उपस्थित होता है, सॉरी कोना के अलावा केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे हम बोलेंगे पिंड घनीय इकाई सेल। जो कोना पर था, कोना के अलावा इसका बीच में केंद्र हो जाएगा, तो केंद्र पर उपस्थित रहेगा, इसको हम बोलेंगे पिंड घनीय इकाई सेल। फलक घनीय इकाई सेल इसमें कोना पर भी रहेगा, लेकिन कोना के अलावा सतह पर रहेगा। कोना के अलावा किस पर रहेगा? सतह पर रहेगा, उसे हम फलक घनीय इकाई सेल कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से आप लोग बताते हैं। ये देखिए मेरे पास एक चार्जर है, इस सब इसका जो हो गया ये कोना हो गया। क्या हो गया? कोना। तो कोना के संख्या गिनेगा ना, तो देखिए देखिए ध्यान से 1 2 3 4, इधर गिनिए 1 2 3 4, कितना? 8 गो। तो हम कहें किसको? तो जो कोना पर उपस्थित रहेगा उसे सरल घनीय इकाई सेल। जो कोना पर उपस्थित रहेगा उसे सरल घनीय। कोना के अलावा बीच में केंद्र पर, इसका केंद्र बीच वाला मध्य वाला भाग हो गया, तो केंद्र पर उपस्थित रहेगा उसे पिंड घनीय इकाई सेल। अब केंद्र पर भी छोड़ के कोना के अलावा फलक, तो इसका फलक ही हो गया 1 2 3 4 5 है, कितना? 6। तो कितने? 6 गो सतह। कितने सतह? 6 गो सतह। तो इसमें देखिए, तो हम लोग कोना के अलावा था, कोना पर था 1/8, और केंद्र पर पूछेगा तो बताइए केंद्र पर आगे पीछे फलक सटेगा 2 गो। कितना सटेगा? 2 गो। तो इसीलिए 1/2। और टोटल फलक पर कितना था? 6 गो था। 3 दूना का 6, 8 से 8 खत्म हो गया था, 1 + 3 जोड़ दिए थे हम लोग, कितना? 4। जैसे इसमें देखिए कह रहा था कुछ कि कोना के अलावा केंद्र पर था, कोना पर 1/8 गुने 8, और केंद्र पर था, केंद्र पर आगे पीछे एक गो ना सटल रहती जी, कोई से मतलब ना है, कोई से सटल ना है, तो 8 से 8 खत्म हो गया, तो इसमें कितना हो गया? 2। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न करता है कि बताइए कि SCC का में परमाणु की संख्या, इसको हम सूचित करते हैं SCC द्वारा, इसको सूचित करते हैं हम लोग BCC द्वारा, और इसको सूचित करते हैं FCC द्वारा। तो पूछेगा कि SCC का संकुलन क्षमता कितना? अभी पढ़ेंगे, उसके बाद पहले परमाणु देख लेंगे। SCC में परमाणु की संख्या 1, BCC में परमाणु की संख्या 2, FCC में परमाणु की संख्या कितना जी? 4 हो। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेगा ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग जब बार बार बोल रहे हैं, आप कॉपी कलम निकाल के आपको जी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगला क्लास से हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर लिख के समझाए, लेकिन वो 1 शॉट क्वेश्चन में बोर्ड पर हम लिख के समझा नहीं पा सकते, क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड फिलहाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। हम लोग देख लिए कि कहे कि SCC में परमाणु
संख्या केगो जी एगो, बीसीसी में परमाणु केगो जी दूगो, एफसीसी में परमाणु केगो जी परमाणु की संख्या 4 गो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग समझ रहे थे संकुलन क्षमता। कहे कुछ किसी भी क्रिस्टल के कुल ऊर्जा की शक्ति को संकुलन क्षमता कहें। तो आपको पूछेगा एससीसी का संकुलन 52%, एफसीसी का संकुलन 68% और इसका कितना 74%। इसमें खाली रहता है 26%। इसमें खाली रहेगा कितना, बीसीसी में संकुलन क्षमता 32%, इसमें खाली रहेगा 48%। माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था इसलिए कोई दिक्कत ना। चलिए देखिए, पूछेगा कि एससीसी का संकुलन 52%, बीसीसी का संकुलन 68%, एफसीसी का संकुलन 74% होता है। और जितना क्रिस्टल का एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। 48%, 32% और कितना 26% होगा। कितना होगा 26%। आगे हम लोग देखते हैं क्लोज पैकिंग। कौन पैकिंग, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग को हिंदी बोलते हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग किसे कहेंगे, तो किसी भी क्रिस्टल में जितना हम लोग रहेंगे परमाणु गोला व्यवस्थित करेंगे। परमाणु गोला कुछ करेंगे व्यवस्थित करेंगे, और जो खाली स्थान रह जाएगा ना उसे हम बोलेंगे क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग। जो क्रिस्टल रहेगा उसमें परमाणु गोला व्यवस्थित करेंगे, और परमाणु गोला में जितना खाली स्थान रह जाएगा उसे हम बोलेंगे क्लोज पैकिंग। जैसे ये परमाणु गोला व्यवस्थित किया ना जी, एकदम सटे हुए होना चाहिए बाबू, ऐसे सटे हुए था। परमाणु गोला को व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करने के दौरान जो सटा है एक दूसरे से ओकरा हम बोलेंगे कुछ क्लोज पैकिंग। खाली है ना जगह जगह पर रिक्त है, इसी को बोलते हैं हमको जी क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। क्लोज पैकिंग होता है दो प्रकार के, दो प्रकार। एक को बोलते हैं ए बी या तो ए क्लोज पैकिंग, जिसका हम बोलते हैं टेट्रागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल क्लोज पैकिंग। टेट्रागोनल क्लोज पैकिंग यानी निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन। दूसरा के नाम है हेक्सागोनल निबिड़ संकुलन। टेट्रा में परमाणु संख्या पूछेगा ना, कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या, तो कितना 4 है कि इसमें जो क्रिस्टल व्यवस्थित होता है वो कौची के रूप में होता है, तो 4 कोना के रूप में। कौन कोना के रूप में, 4 कोना के रूप में। तो कभी कभी पूछता है कि एचसीपी में माने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग परमाणु की संख्या तो हेक्सा हवा तो 6 गो, टेट्रा हवा तो 4 गो, और टेट्रागोनल क्लोज परमाणु की संख्या कितना 4 गो होता है। कितना 4 गो। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद बढ़ेंगे तो दोष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दोष। चलिए दोष में हम लोग देखेंगे दोष। पहला हम लोग जानेंगे रेखा दोष। कौन दोष, रेखा दोष। तो किसी भी क्रिस्टल में रेखा के आदर्श व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे रेखा दोष कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल में रेखा के आदर्श व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, तो जैसे क्रिस्टल है और क्रिस्टल में हम व्यवस्थित कर रहे हैं परमाणु गोल, अब बीच में से गायब हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं कुछ रेखा दोष। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिंदु दोष। दोष, बिंदु दोष। किसी भी क्रिस्टल में बिंदु के अवयवी कण होगा ना जी, तो व्यवस्थित कर रहे, तो व्यवस्थित करने के बाद 2 गो व्यवस्थित किए और एगो में ये वाला ने नहीं व्यवस्थित किए, माने व्यवस्थित नहीं हो पाया, इसको हम बोलेंगे बिंदु दोष। कौन दोष, बिंदु दोष। इसके बाद हम देखेंगे जालक दोष। कौन दोष, जालक दोष। तो किसी भी क्रिस्टल में जालक के आदर्श व्यवस्था यानी पामता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जालक दोष बोलते हैं। किसी भी क्रिस्टल में जालक के आदर्श व्यवस्था यानी पामता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे जालक दोष कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे
शॉर्टकी दोष। कौन दोष? शॉर्टकी दोष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकी दोष। इसमें हम दो गो आयन व्यवस्थित करते हैं, धन और ऋण आयन। शॉर्टकी दोष में धन और ऋण आयन व्यवस्थित करते हैं। एक क्रिस्टल हवा, इसमें धन और ऋण आयन व्यवस्थित किए। चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आइए अपने निर्धारित स्थान से कुछ हो गया, लुप्त या गायब हो गया। मान लीजिए कि बीच में से परमाणु गोला कुछ हो गया, गायब हो गया, तो ये गायब हो गया, तो जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्टकी दोष। और शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का आकार में कुछ होता है, कमी होता है, घनत्व में कुछ होता है, कमी होता है। चलिए, तो किसी भी क्रिस्टल में धन और ऋण आयन को व्यवस्थित करते हैं, तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। लिखिएगा कि किसी भी क्रिस्टल में धन और ऋण आयन को व्यवस्थित करते हैं, तो धन और ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से लुप्त या गायब हो जाता है, जिसे हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष में कौन दोष कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे फ्रेंकल दोष। कौन दोष? फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष किसे कहेंगे? तो किसी भी क्रिस्टल में अभी धन और ऋण आयन व्यवस्थित कर रहे थे कि नहीं, तो किसी भी क्रिस्टल में धन और ऋण आयन को व्यवस्थित करते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस व्यवस्थित किए, और धन और ऋण आयन को व्यवस्थित किया, तो निर्धारित स्थान से लुप्त होकर एगो कोष में चला जाता है, जिसका नाम है अंतरा कोष। कौन कोष? अंतरा कोष। तो अंतरा कोष स्थान में चला जाता है। कौन स्थान में? अंतरा कोष स्थान में, जिसको हम बोलते हैं कौन दोष? फ्रेंकल दोष। तो किसी भी क्रिस्टल में धन और ऋण आयन को व्यवस्थित करते हैं, तो धन और ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से लुप्त या गायब होकर अंतराकोशीय स्थान में चला जाता है, जिसे हम कौन दोष बोलेंगे? फ्रेंकल दोष बोलते हैं। कौन दोष बोलते हैं? फ्रेंकल दोष। और आपको एग्जाम में पूछेगा कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में कुछ स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करेंगे। तो अंतर स्पष्ट करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे हम लोग कौन दोष? शॉर्टकी दोष। एक तरफ फ्रेंकल दोष। चलिए, शॉर्टकी दोष होता है, इसमें धन और ऋण आयन की संख्या में कमी होती है। धन और ऋण आयन की संख्या में कुछ होता है, कमी होता है। इसमें धन और ऋण आयन की संख्या में कमी नहीं होता। इसमें धन और ऋण आयन की संख्या में कमी नहीं होता। किसमें? फ्रेंकल दोष में। फ्रेंकल दोष में कभी धन और ऋण आयन की संख्या में कमी नहीं होता। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, जो शॉर्टकी दोष होता है ना, उसका घनत्व कमी होता है। घनत्व में कमी होता है। लेकिन जो फ्रेंकल दोष होता है, उसमें घनत्व में कमी नहीं होता। शॉर्टकी दोष होता है ना, उसमें धन और ऋण आयन तो लुप्त हो गया, तो इसमें आयन के संख्या में कमी होगा कि नहीं? तो इसके आयन में कमी होता है, और इसके आयन में कोई कमी नहीं होता। ये बाबू, एक आयन सिर्फ लुप्त हो रहा था। कुछ हो रहा था? लुप्त। और इसका आयन लुप्त या गायब होकर कहाँ जी? अंतरा कोष स्थान में। कौन स्थान में? अंतरा कोष स्थान में जा रहा था कि नहीं? तो यही हो गया हम लोग के शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। और हम लोग देखेंगे जो शॉर्टकी दोष होता है ना, वो दो प्रकार के। शॉर्टकी दोष होता है कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला के नाम है रस शॉर्टकी दोष। पहले का के नाम है रस समीकरणीय दोष, और दूसरा के नाम है अरस समीकरणीय दोष। दूसरा का क्या नाम है? अरस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय दोष और बचिए अरस समीकरणीय दोष। शॉर्टकी दोष में जिसमें हम धन और ऋण आयन को निश्चित आयन में व्यवस्थित करते हैं, उसे हम बोलते हैं रस समीकरणीय दोष। माने जिसमें धन और ऋण आयन को निश्चित में व्यवस्थित करें। कोची में जी? निश्चित में। जैसे चार गो ही ऊपर प्लस माइनस माइनस प्लस,
तो ये हो गया कोची में निश्चित में, कोची हो गया, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो धन और ऋण आयन की संख्या को निश्चित रूप में व्यवस्थित करते हैं, निश्चित रूप में व्यवस्थित करते, उसे शॉर्ट अतिराज समीकरण दो। और जिसमें धन और ऋण आयन की संख्या को अनिश्चित रूप में व्यवस्थित करते हैं, उसे हम बोलते हैं आरस समीकरणीय दोष। कौन दोष बोल के नाम से जानते हैं? आरस समीकरणीय दोष। इसमें धन और ऋण आयन को कोची में? निश्चित में, कोची में जी? निश्चित में। और इसमें धन और ऋण आयन का कोची में? अनिश्चित में, कोची में? अनिश्चित में। निश्चित रूप में व्यवस्थित करेंगे और कोची बोलेंगे? रस समीकरणीय दोष। और जिसको निश्चित रूप में बोलेंगे उसको हम बोलेंगे रस समीकरणीय दोष। तो शॉर्ट की दोष के प्रकार के? 2 प्रकार के। पहलका के नाम खोजे जी? ब्लैक शर्ट, बोलिए। पहलका के नाम रस समीकरणीय दोष, दूसरा के अरहस समीकरणीय दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे रिक्तिका दोष। ये बाबू क्रिस्टल में हम परमाणु गोला को व्यवस्थित किए कि नहीं? जी सर, अब व्यवस्थित किए, अपने निर्धारित स्थान से गायब हो गया। क्या हो गया? गायब। इसे बताओ, क्रिस्टल खाली रहेगा ना जी? तो क्रिस्टल खाली रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कौन दोष? रिक्तिका दोष। कौन दोष? रिक्तिका दोष। अब एकरे में लुप्त या गायब होकर एगो कोष में चल जाएगा, अंतरा कोष में, जिसको हम बोलते हैं अंतरा कोशी दोष। कौन दोष के नाम से जानते हैं? अंतरा कोशी दोष के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे हम लोग समझ लेते हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, ये बाबू वैसा पदार्थ जिसे चुंबक से सटने की प्रवृत्ति हो। जैसे लोहा चुंबक से सटेगा कि नहीं? यस सर, चुंबक से सटेगा। निकेल, जिसे चुंबक से सटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे रस समीकरणीय जिसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसी में आ जाता है बाबू चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का प्रभाव जहां तक होगा उसे हम चुंबकीय, बीच में चुंबक का इच हो गया, इसका कुछ क्षेत्र, तो इसी को बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। वैसा पदार्थ इसमें चुंबक का अपना जहां तक कुछ होता है, प्रभाव होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके क्षेत्र के नाम से जानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के नाम से। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको हम लोग जानेंगे फिर कोची के बारे में, प्रकार के बारे में। इन दोनों में कोई दिक्कत? जो चुंबक पदार्थ से सट जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का जहां तक अपना क्या होगा? प्रभाव होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कोची में? प्रकार में। चलिए 1 मिनट। चलिए बढ़े आगे। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़े। हम बता रहे थे कोई चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार। पहलका के नाम है पराती चुंबकीय। कोई नाम है? पराती चुंबकीय। पराती चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा के नाम है लौह चुंबकीय। तीसरा के नाम है फेरी चुंबकीय। और चौथा के नाम है अनुच चुंबकीय। चलिए, पराती चुंबकीय, लौह चुंबकीय और कौन सी? अनु चुंबकीय। चलिए पराती चुंबकीय समझेंगे तो वैसा चुंबकीय जिसमें चुंबक को लोहा से कोचने की कोशिश करने की जिसमें जो चुंबक होगा वो कोशिश करेगा चुंबक को दुर्बल रूप से विकसित करेगा, दुर्बल रूप से
विकर्षित करेगा उसे हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय क्षेत्र। एग्जाम्पल है हम लोग देख लेंगे, इसमें लोहा, निकल, कोबाल्ट। लौह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबक को लोहा से सटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे लौह चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला हम देख लेंगे अनुचुंबकीय क्षेत्र, जिसमें चुंबक का अपना कुछ होता है, एक क्षेत्र होता है। जैसे में हम लोग देख लेंगे निकल, कोबाल्ट, जास्ता। अनुचुंबकीय क्षेत्र तो वैसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबक को कुछ करता है, आकर्षित करता है, जैसे में हेमेटाइट, Fe3O4, मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये सब कौन क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय अति अनुचुंबकीय क्षेत्र होगा। फिर चुंबकीय, लौह चुंबकीय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके लिए हम एक बहुत सा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे सिर्फ चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट से में जरूर बताइएगा, सेक्शन में कमेंट करके। कहा गया है कि कुछ तो था उनके होठों पर, कुछ तो था उनके होठों पर, ना जाने क्यों मुस्कुराती थी, ना जाने क्यों मुस्कुराती थी। एक लब तो खोला तो पता चला कि मोहतरमा खैनी खाती थी। जय हिंद, जय भारत।